जी हां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अचानक क्यों कराया ईवीएम का डेटा डिलीट? महाराष्ट्र सरकार की शपथ होते ही किसका आया था आदेश? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, खबर और विश्लेषण में आज बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर लगते हुए आरोपों की। आज इस खास सेगमेंट में राजीव कुमार के ऊपर उठने वाले सवालों की बात होगी। क्या राजीव कुमार ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का सारा डेटा डिलीट करा दिया? आखिर वो कौन सा डर था कि राजीव कुमार को ईवीएम का सारा डेटा डिलीट कराना पड़ा? क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में जब सरकार की शपथ हो गई देवेंद्र फडणवीस की, उसके फौरन बाद कोई ऐसा आदेश आया कि राजीव कुमार ने ईवीएम का सारा डेटा उड़वा दिया? आखिर ये किसका आदेश था? और क्या इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं राजीव कुमार के ऊपर, वो हूबहू सच हैं, वो वैसे ही हैं? मगर दोस्तों, आपको बताएं कि आरोप जो लग रहे हैं वो सच हो या ना हो, ईवीएम के सारा डेटा डिलीट किए गए या ना डिलीट किए गए, मगर सवालों के घेरे में राजीव कुमार हैं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल वाले वीडियो शेयर करके आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि आजादी का आगाज हुआ, ईवीएम को फोड़ेंगे। जाहिर तौर पर हल्ला बोल करने वाले ये वीडियोस और जिस तरीके से आंदोलन की चेतावनी इस वक्त सामने आ रही है, उसको लेकर के कई सारे गंभीर सवाल उनके साए में राजीव कुमार के ऊपर खड़े हुए हैं। राजीव कुमार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके के मामले जाने की बातें कही गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवा रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार क्या उनके आदेश से मतदान की प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया को छेड़ा जा रहा है? क्या उसमें बीजेपी के लिए एक सहज स्थिति उत्पन्न कराई जा रही है? दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से विपक्षी पार्टियों को तो छोड़िए, खुद भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी भी हैरान है कि आखिर इतनी बम्पर जीत कैसे हो गई। इसकी उम्मीद तो उन लोगों ने खुद नहीं की थी। यहां तक कि कई सारे ऐसे सबूत सामने आए जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई और दर्शाया गया कि साहब धांधली हुई है। इन्हीं आरोपों को लेकर के सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे तमाम विरोधी दल के नेता, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी सवाल करते हुए खड़े हैं कि साहब महाराष्ट्र के उन गांवों में जहां पर महज 323 वोट थे, मगर मतगणना के वक्त में जिस गांव में 323 वोट पड़े, वहां पर काउंटिंग 615 वोट की कैसे हो गई? और यह अकेले एक गांव नहीं है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 2019 और 2024 दो चुनाव के बीच में महज 5000 वोट बढ़े, मगर अचानक 2024 के लोकसभा चुनाव के महज 3 महीनों के भीतर 45,000 वोट कैसे बढ़ा दिए गए? क्या तब सही था दो लोकसभा चुनाव के बीच में महज 5,000 वोट का बढ़ना? या अब सही है कि महज 3 महीनों के अंदर वोटों में बढ़ोतरी इतनी हो गई कि साहब वो 45,000 वोट बढ़ दिए गए? 45 लाख वोट तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास में अब सारा सबूत, सारे गवाह आ गए हैं, एक एक करके चुनाव आयोग का भंडाफोड़ करूंगा। कैसे वो मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। मगर दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थिति इस वक्त यह है कि जन आंदोलन की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ में मिलकर के, इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, देश की सत्ता के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के खिलाफ में ईवीएम को लेकर के एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। मगर इस बीच में, इससे पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में एक समाज सेवी 90 वर्षीय बुजुर्ग बाबा आडवे ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन ईवीएम को लेकर के शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद की, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक बार फिर से 2011 की याद ताजा हो गई, जब अन्ना हजारे ने इसी अंदाज में दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान से जिस तरीके से उस वक्त की यूपीए सरकार के खिलाफ में
विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की शक्ल में हल्ला बोल किया था। उसका असर यह हुआ था कि उस वक्त की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। तो अब जबकि 90 वर्षीय एक बुजुर्ग, एक समाज सेवी बाबा आडवे विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब वो बैठे थे तो वहां पर शरद पवार भी पहुंचे। वहां उन्होंने मुलाकात करके और आगे की एक रणनीति बनाई। उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। उस प्रोटेस्ट के बाद में, उस प्रदर्शन के बाद में अब एक देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। मगर इसी बीच में यह आरोप राजीव कुमार के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर यह लगे कि अभी इन तमाम चीजों की तैयारियां चल ही रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने सारा डेटा उड़वा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के एक आदेश पर सारा डेटा डिलीट करवा दिया गया। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किसका आदेश आया ऊपर से? और क्या ये महाराष्ट्र में सरकार के गठन, सरकार के शपथ के फौरन बाद ये कोई आदेश आया था? इन तमाम चीजों को लेकर के जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में जनता के लिए ही सरकारें चलती हैं, जनता ही सरकार बनाती है। मगर जब जनता के साथ ही छल किया जाए, जनता के जनाधिकार का, मताधिकार के साथ में धोखाधड़ी किया जाए, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? फिर तो एक मशीन, एक बटन ही किसकी सरकार होगी और कौन सत्ता में आएगा और क्या नीति बनेगी, सब कुछ डिसाइड कर देता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के एक निष्पक्ष जांच और एक सख्त कार्रवाई का प्लान तैयार करे। ये इस वक्त बुद्धिजीवियों की तरफ से बात उठाई जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों के साथ में आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला तो फिर सड़कों पर उस तरीके का आंदोलन होगा जैसा आंदोलन 2011 में 12 में सत्ता पक्ष के खिलाफ अन्ना हजारे ने किया था, जिस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने शामिल होकर के बाद में अपनी एक पार्टी बनाई और एक नाटकीय अंदाज में पहले चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करते हुए सरकार बना ली थी। तो अब जबकि एक 90 वर्षीय समाज सेवी ने, बाबा आडवे ने सरकार के खिलाफ में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति बनाई, उस रणनीति को सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्षी पार्टियां आगे कैसे बढ़ाएंगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। मगर इस बीच शरद पवार के बेहद खास जितेंद्र आंवड़े, वो भी इन तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाया उन्होंने, और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की, उस बीच में जो कुछ बातचीत हुई, अब ईवीएम को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, इस आंदोलन के नजरिए से किस तौर पर उसे देखा जाए, आपको सुनवा देता हूं जल्दी से। जितेंद्र आह्वान क्या कहते हैं? के बारे में बहुत सारा टीका टिप्पणी नहीं, अभी जो मालूमात हमको मिली है कि हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही नहीं, कोई गलती नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है, वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? तो दोस्तों, आपने सुना जितेंद्र आह्वान को, शरद पवार की मुलाकात बाबा आडवे से, और फिर इस बीच में बाबा आडवे का वो प्रदर्शन करना, और अब इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर के चुनाव आयोग राजीव कुमार के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल। ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है उसका हिसाब होगा, क्योंकि अखिलेश और प्रियंका से लेकर के हर नेता, हर विपक्षी नेता इन तमाम चीजों में इस तौर पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि मुश्किलें खड़ी हो सकती है राजीव कुमार के खिलाफ, क्योंकि डेटा डिलीट करने की बात की जा रही है। क्योंकि जो रिकाउंटिंग के लिए चुनाव आयोग के पास में चिट्ठियां लिखी गई और उसके बाद में ये बताया गया कि साहब डेटा तो लीक हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया कि डेटा तो डिलीट कर दिए गए और नए सिरे से मतगणना की प्रक्रिया होगी, कि मॉक पोलिंग करा करके उसकी प्रक्रिया होगी।
क्या ये इस बीच में ये संतुष्टजनक होगा? इससे लोग संतुष्ट होंगे चुनाव आयोग जो कर रहा है? तो ऐसे में ये सवाल है कि आखिर राजीव कुमार को क्यों लाया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर मोदी सरकार उनको क्यों लेकर के आई थी? क्या वो वही कर रहे हैं जो इस वक्त सत्ता पक्ष में बैठे हुए मोदी और शाह चाहते हैं?